हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपीपीसीआर 2023 के लिए प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कर रहे थे और ये इस श्रृंखला का टेस्ट नंबर 42 है, जिसके अंतर्गत हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और यह टेस्ट सीरीज जो है जीएस वर्ल्ड द्वारा पब्लिश टेस्ट सीरीज है, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके अंतर्गत हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपरली आप लोगों तक पहुंचता रहे। और यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हो तो पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, कुछ दोस्त जो है पीडीएफ के लिए कह रहे थे, तो देखिए पीडीएफ जो है जैसे टेस्ट सीरीज कंप्लीट होगा वैसे पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जैसे इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व कराए गए थे उसमें 50 प्रश्न थे, तो अभी ये टेस्ट सीरीज इसमें 101 से लेकर के 150 तक के जो प्रश्न है उसको सॉल्व कराया जाएगा। और यह वीडियो जैसे अपलोड होगा वैसे ही आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे टेस्ट सीरीज कंप्लीट होगा उसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। और यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना अनिवार्य है, उसको ज़रूर कर लें, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके साथ जो है जैसे अभी जीएस वर्ड द्वारा पब्लिश टेस्ट सीरीज चल रहा है, इसके बाद ध्येय और फिर से दृष्टि आईएएस के जो टेस्ट सीरीज है, उन सारे टेस्ट सीरीज को जो यूपीपीसीएस को ध्यान में रख करके पब्लिश किए जा रहे हैं, उन सारे टेस्ट सीरीज को सॉल्व कराया जाएगा समय रहते हुए एग्जाम के पहले। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, बस मेरे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए और देखते रहिए कि कौन सा सेक्शन आपका कमज़ोर है, कहाँ पे आप अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और कहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा परेशानी ना हो, ठीक है। तो परेशान मत होइए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। इंसेफेलाइटिस मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, चिकुनगुनिया सहित विभिन्न संचारी रोगों से लोगों को सुरक्षा प्रदान करना उत्तर प्रदेश सरकार किस अभियान का उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह अभियान जो किस 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 अभियान का उद्देश्य है, तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दस्तक अभियान के तहत इंसेफेलाइटिस हो गया, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया और चिकनगुनिया जो संचारी रोग हैं, इस पर नियंत्रण करने का उद्देश्य रखा है, जिसके लिए दस्तक अभियान शुरू किया गया है। गीतांजलि श्री जिनकी कृति रेत समाधि टॉम्ब ऑफ सैंड का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मैनपुरी से। देखिए गीतांजलि के उपन्यास रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड को बुकर पुरस्कार के शीर्ष 6 दावेदारों में शामिल किया गया था, ठीक है। तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इनका जो संबंध है वह उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से है। जीएम पोर्टल से खरीदारी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस पोर्टल से की गई खरीदारी में पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश राज्य भारत में पहले स्थान पे है। सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने हेतु 2016 में यह पोर्टल को लॉन्च किया गया था। इसमें आपको बताना है कौन सा उत्तर सही है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में जीएम पोर्टल से की गई खरीदारी में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पे है, गुजरात दूसरे स्थान पे और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पे है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश से विधानसभा चुनाव 2022 के किस चरण में लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए देश का पहला ग्रीन बूथ बनाया गया था। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चौथे। देखिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के चौथे चरण में लखनऊ के एपी से पीजी कॉलेज में ग्रीन बूथ बनाया गया था। और इस बूथ की विशेषता शून्य कार्बन उत्सर्जन है, क्योंकि इस बूथ के लिए आवश्यक सामग्री ऊर्जा की जो आपूर्ति है, जो ऊर्जा की आपूर्ति थी वह सौर ऊर्जा से पूर्ण की गई थी। जनपद कन्नौज में निर्मित मेड इन इंडिया परफ्यूम को आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत कहाँ लॉन्च किया गया था। इसे लॉन्च किया गया था न्यूयॉर्क में। ऑप्शन सी जो है वह सही है। देखो उत्तर प्रदेश के कन्नौज में निर्मित मेक इन इंडिया परफ्यूम को आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया था। और कन्नौज जिसे भारत की इत्र राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूर्व प्रधानमंत्री गिलबर्ट एफ हैगबो, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 11वें महानिदेशक के रूप में चुना गया है, इनका संबंध किस देश से है। यह जो है टोगो के है, ठीक है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ के 11वें महानिदेशक के रूप में गिलबर्ट एफ हैगबो को चुना गया है। और यह
पूर्व प्रधानमंत्री हैं टोगो के, और इन्होंने अक्टूबर 2022 में अपना पदभार ग्रहण किया था। यूएनईपी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022, जिसका शीर्षक शोर, ब्लेज एंड मिसमैच है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ढाका बांग्लादेश को दुनिया के सबसे शोर वाले शहर के रूप में पहले स्थान पर रखा गया है। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश को दुनिया के सबसे शोर वाले शहर के रूप में दूसरे स्थान पर रखा गया है। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन जो है सही है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों सही है। ढाका इसमें पहले स्थान पर है और उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद दूसरे स्थान पर है। भारत की राइटिंग विथ फायर डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म जो ऑस्कर हेतु नामित की गई है वह उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रकाशित खबर लहरिया पर आधारित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चित्रकूट। राइटिंग विथ फायर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से प्रकाशित खबर लहरिया पर आधारित है। खबर लहरिया अखबार को सिर्फ दलित महिलाओं द्वारा संचालित किया जाता है। राइटिंग विथ फायर ऑस्कर के लिए नामित थी, परंतु पुरस्कार जीतने में असफल रही थी। मतलब ऑस्कर के लिए इसे नामित किया गया था, लेकिन यह पुरस्कार नहीं जीत पाई थी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में निम्नलिखित में से किस देश में महात्मा गांधी के नाम पर एक हरित तिराहा, मतलब हरित तिराहे का उद्घाटन किया गया है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, मेडागास्कर में। देखिए, भारत की आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में मेडागास्कर की राजधानी शहर में महात्मा गांधी के नाम पर एक हरित तिराहा का उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 2018 NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसके अनुसार उत्तर प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या सबसे अधिक है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दुधवा में। देखिए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुमानों के अनुसार भारत में लगभग बाघों की संख्या 3000 है और उत्तर प्रदेश के 173 बाघ है। उत्तर प्रदेश में 173 बाघ हैं, जिसमें से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक है। यदि यूपी में पूछ ले टोटल बाघों की संख्या तो 173 है और इसमें भी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अप्रैल 2022 में किस राज्य में भारत का पहला युद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, असम में। असम में भारत का पहला, असम में जो है देखिए, प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 20 अप्रैल 2022 को असम के जोरहाट में भारत के पहले 99.99% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत की है। और इस संयंत्र की जो स्थापित हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता है वह प्रतिदिन जो है 10 किलोग्राम है। जल निकायों का कायाकल्प सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत का पहला अमृत सरोवर निम्नलिखित में से किस राज्य में बनकर तैयार हुआ है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। देखिए, भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर की ग्राम पंचायत पटवाई में बनाया गया था। अमृत सरोवर जो सतह एवं भूमिगत दोनों पर जल की उपलब्धता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल निकायों का कायाकल्प करने के उद्देश्य से अमृत सरोवर नामक एक नए पहल की शुरुआत की थी और इसके अंतर्गत जो है पहला अमृत सरोवर जो बनाया गया था वह उत्तर प्रदेश में बनाया गया था। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा को पूर्णतः लागू कर निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा ने पूरी तरह से कागज रहित होने वाली भारत की पहली विधानसभा बनाई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नागालैंड ने। देखिए, मार्च 2022 को नागालैंड विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा देश के किस राज्य में पहले तरल नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात में। देखिए, गुजरात के कलोल में देश का पहला तरल नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया है और यह देश का संयंत्र विश्व का भी, यह देश का ही नहीं विश्व का भी पहला नैनो यूरिया संयंत्र है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत के साथ साथ विश्व का भी पहला नैनो यूरिया संयंत्र है। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में बीमा की अवधि 2 वर्ष है और निवासी भारतीयों सहित 18 से 50 वर्ष की आयु के नागरिक इसके पात्र होंगे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना द्वारा किसी भी दशा में नागरिक की मृत्यु हो जाने पर बीमा को कवर किया जाएगा। इसमें आपको बताना है कि सही कौन सा है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, 2 और 3 सही हैं, जबकि पहला जो है वो गलत है। ठीक है, देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी अवधि 1 वर्ष है और इसमें क्या दिया है 2 वर्ष।
इसलिए जो है यह गलत हो जाता है। ठीक है, इस बीमा की अवधि 1 वर्ष है। अन्य दोनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में अस्थाई सिंधु आयोग की 118वीं बैठक संपन्न हुई। यह निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य संवाद का एक तंत्र है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत और पाकिस्तान के मध्य अस्थाई सिंधु आयोग, जो सिंधु जल समझौता, आप इसे जो है रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य एक अस्थाई सिंधु आयोग है। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी राष्ट्रीय घाटा वित्त वर्ष 21-22 के लिए सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी के तिमाही अनुमानों का अंतिम अनुमान कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6.7%। हाल ही में किस देश द्वारा रूसी तेल के आयात पर 2022 के अंत तक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, यूरोपीय संघ द्वारा। 2020 में संपन्न अब्राहम समझौता में निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल हैं? अब्राहम समझौता में कौन कौन से देश शामिल है आपको बताना है। इसका सही आंसर साथियों, अब्राहम समझौते में है आपका इजराइल, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, और फिर मोरक्को भी है और बहरीन भी है। मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईरान को छोड़ करके अब्राहम जो समझौता हुआ इसमें इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, मोरक्को और बहरीन, यह देश जो है इसमें शामिल है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत का वस्तु और परिधान निर्यात वित्त वर्ष 21-22 में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है, यह आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 44.4 बिलियन। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया है। निम्नलिखित में से इसका संबंध किससे है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामानुजाचार्य से। देखिए, 5 फरवरी 2022 को देश के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हैदराबाद में समानता की मूर्ति अर्थात स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया है। और यह मूर्ति जो है 11वीं सदी के महान समाज सुधारक और संत रामानुजाचार्य को समर्पित है। रामानुजाचार्य जो वैष्णव संत थे और वे विशिष्टाद्वैत के समर्थक थे। विशिष्टाद्वैतवाद जो है इसके समर्थक कौन थे? रामानुजाचार्य थे, और यह वैष्णव धर्म से संबंधित थे, और यह 11वीं सदी के संत थे। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। हाल ही में सुर्खियों में चर्चित महिलाएं रानी अब्बक्का, मातंगिनी हाजरा, गुलाब कौर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह स्वतंत्रता सेनानी है। देखा, हाल ही में भारत की गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी नायिकाओं पर एक सचित्र पुस्तक का विमोचन किया गया है, और इस पुस्तक में देश की स्वतंत्रता में योगदान देने वाली 20 नायिकाओं की कहानी को शामिल किया गया है। और यह जो महिलाएं हैं या फिर से जो नायिकाएं हैं वह भारत की स्वतंत्रता संग्राम में भाग ली थी। ठीक है, जिन्हें हाल ही में एक पुस्तक में जिनके नामों का वर्णन किया गया है। प्रायः सुर्खियों में विवादित मुल्ला पेरियार बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मुल्ला पेरियार बांध जो है यह केरल में स्थित है। देखिए, सुर्खियों में रहे मुल्ला पेरियार बांध केरल राज्य में स्थित है। 1986 में त्रावणकोर के महाराजा और भारत राज्य सचिव के मध्य हुए 999 वर्षों के एग्रीमेंट के कारण इस बांध का परिचालन तमिलनाडु द्वारा किया जा रहा है। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि बांध के ढांचे की स्थिरता को देखते हुए केरल व तमिलनाडु दोनों राज्यों में टकराव की स्थिति बनी रहती है। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है? जिला सुशासन सूचकांक जो है यह जारी किया गया है हिमाचल प्रदेश में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में किन दो राष्ट्रों के मध्य त्रिकोमाली ऑयल टैंक फार्म विकसित करने हेतु समझौता हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत और श्रीलंका के मध्य। देखिए, त्रिकोमाली ऑयल टैंक फार्म भारत और श्रीलंका के सहयोग से विकसित किए जाने की सहमति बनी है, और इसके विकास के लिए इंडियन ऑयल की सहायक कंपनी लंका आईओसी को 49% हिस्सेदारी दिए जाने की घोषणा की गई है। और यह ऐतिहासिक समझौता भारत श्रीलंका के मध्य 85 वर्ष पुराना है, और सर्वप्रथम 29 जुलाई 1987 में भारत श्रीलंका समझौते के प्रावधान में त्रिकोमाली ऑयल टैंक फार्म को संयुक्त रूप से विकसित करने की सहमति बनी थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने हाल ही में अपनी नई राजधानी नुसांतरा को बनाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी नुसांतरा को बना लिया है। ठीक है, अगर इसके बारे में कुछ जानना चाहे तो जैसे देखिए, बढ़ती जनसंख्या और वित्तीय समानता को देखते हुए जकार्ता के जलमग्न होने, जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण ये हो रहा है कि जो जकार्ता है जिस पर
इंडोनेशिया की पुरानी राजधानी थी वह डूब जाएगी। इसकी संभावना को देखते हुए हाल ही में इंडोनेशिया सरकार तो अपनी जो नई राजधानी है वह जकार्ता से पूर्व कालीमंतन में स्थानांतरित कर दी है और नई राजधानी का नाम है नुसांतरा। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है। और अगर ये पूछ ले कि नई राजधानी नुसांतरा जो है यह किस द्वीप पर स्थित है, तो नुसांतरा जो है बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मतलब ये है, सीधा सा मतलब ये है कि क्वेश्चन कहीं से पूछे आप लोग उसे छोड़कर ना आए, उसे अच्छे से सॉल्व करें। ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश में बढ़ते अशांति के हालात पर काबू पाने के लिए सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन द्वारा एक सैन्य दल भेजा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कजाकिस्तान में। निम्नलिखित में से भारत और किस देश के मध्य 13 जनवरी 2022 को मुक्त व्यापार क्षेत्र पर वार्ता प्रारंभ हुई है? इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी, मॉरिशस के साथ। देखिए 13 जनवरी 2022 को भारत और ब्रिटेन के मध्य मुक्त व्यापार, सॉरी साथियों इसका मॉरिशस नहीं होगा, ब्रिटेन होगा। ठीक है, मुक्त व्यापार समझौते पर जो बात शुरू हुई है वो भारत और ब्रिटेन के मध्य हुई है। ठीक है, तो भारत और ब्रिटेन के मध्य जो है मुक्त व्यापार समझौते पर जो है वार्ता जो है शुरू की गई, लेकिन अभी तक जो है मुक्त व्यापार समझौता भारत और ब्रिटेन के मध्य हुआ नहीं है, लेकिन इस पर बात जो है 13 जनवरी 2022 से ही शुरू हो गई थी। ठीक है, प्रायः सुर्खियों में रहने वाले स्कारबोरो, अच्छा आप लोग ये बताइए कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत ने अब तक कितने देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर चुका है? यह इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। प्रायः सुर्खियों में रहने वाले स्कारबोरो शोल किन देशों के बीच विवाद का हिस्सा है? स्कारबोरो शोल जो है किन देशों के मध्य विवाद का हिस्सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फिलीपींस, चाइना और ताइवान के मध्य यह एक विवाद का हिस्सा है। प्रायः सुर्खियों में रहने वाले उत्तर अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नाटो के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना जो है बालासोर घोषणा पत्र के द्वारा हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रिसेल्स बेल्जियम में है। एलाइड कमांड ऑपरेशंस मुख्यालय मांस बेल्जियम में है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। इसका गलत हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वह गलत है। देखिए नाटो की स्थापना जो वाशिंगटन संधि द्वारा हुई थी, न कि बालासोर घोषणा पत्र द्वारा। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में सियोमारा कास्त्रो ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की हैं? सियोमारा कास्त्रा जो है यह हाल ही में होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। हाल ही में किसे भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनंत नागेश्वर जो हैं इस समय भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। इमेजिंग एक्सरे पोलारिमेट्री एक्सप्लोरर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह नासा और इतावली अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त पहल है। इस मिशन के द्वारा ब्रह्मांड में सबसे रहस्यमय पिंडों का अध्ययन किया जाएगा और इस मिशन की जो प्राथमिक अवधि है वह 5 वर्ष है। इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, पहला और दूसरा सही है। ठीक है, देखिए इमेजिंग एक्सरे पोलारिमेट्री एक्सप्लोरर जो है यह नासा और इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त पहल है और इस मिशन के माध्यम से अंतरिक्ष में सुपरनोवा अवशेष जो ब्लैक होल है उनसे संबंधित जो रहस्य हैं उसका अध्ययन किया जाएगा। और यह वेधशाला 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित भूमध्य रेखा के चारों तरफ परिक्रमा करेगी और इसकी जो प्रारंभिक अवधि है वह 2 वर्ष है, न कि 5 वर्ष। ठीक है, इसकी प्रारंभिक अवधि 2 वर्ष है। तो तीसरा गलत है जबकि पहला दूसरा सही है, याद रखिएगा। प्राय सुर्खियों में चर्चित इनर लाइन परमिट पूर्वोत्तर भारत के राज्यों हेतु एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है और वर्तमान में निम्नलिखित में से किस राज्य में इनर लाइन परमिट व्यवस्था लागू नहीं है? यह आपको बताना है कि किस राज्य में इनर लाइन परमिट व्यवस्था लागू नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, असम में इनर लाइन परमिट व्यवस्था लागू नहीं, जबकि नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में इनर लाइन परमिट व्यवस्था लागू है। यह एक क्या है, आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है और इसके तहत पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड के कुछ संरक्षित क्षेत्रों की यात्रा को सीमित किया जाता है, या कह सकते हैं कि वहाँ पे यात्रा करने से रोका जाता है। ठीक है, और इसे अंग्रेजों ने 1873 में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के तहत लागू किया था और हाल ही में न्यायालय ने मणिपुर में इनर लाइन परमिट प्रणाली की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और मणिपुर सरकार से उत्तर मांगा है। तो यह पूछ सकता है कि किन राज्यों में इनर लाइन परमिट व्यवस्था लागू है? तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में इनर लाइन परमिट व्यवस्था लागू है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम।
इन 4 राज्यों में लागू है, जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में आने जाने से रोका जा सकता है। निम्नलिखित में से हरित रणनीतिक साझेदारी भारत और किस देश के मध्य लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत और डेनमार्क के मध्य। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में पहली स्टील स्लैग रोड का अनावरण किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात में। देखिए, भारत की पहली स्टील स्लैग रोड हाजीरा औद्योगिक क्षेत्र सूरत, गुजरात में बनाई गई है, जिसकी लंबाई 7 किलोमीटर और यह एक 6 लेन वाली रोड है और इसमें 100% प्रसंस्कृत इस्पात अर्थात अपशिष्ट इस्पात का उपयोग करके इस रोड का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो यह वेस्ट टू वेल्थ और स्वच्छ भारत अभियान का एक हिस्सा है। हाल ही में वाफ्टा अवार्ड 2022 का आयोजन लंदन में स्थित रॉयल अल्बर्ट हॉल में किया गया और यह अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? यह अवार्ड जो है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। वाफ्टा अवार्ड जो है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है और इसका आयोजन जो लंदन में किया गया था, यह फिल्म जगत में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है। और 75वां वाफ्टा अवार्ड 2022, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विल स्मिथ को, इनकी फिल्म किंग रिचर्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जोआन स्कैनलॉन को और फिल्म आफ्टर लव के लिए यह पुरस्कार जो है इन लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, प्रायः सुर्खियों में चर्चित जीवहाला योजना किससे संबंधित है? जीवहाला योजना का संबंध है महाराष्ट्र के जेल में लंबी अवधि से सजा काट रहे कैदियों को ऋण देने हेतु जेल विभाग की जो पहल है उसको जीवहाला योजना के तहत जो है यह ऋण दिया जा रहा है और इसीलिए यह जो है चर्चा में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यह दिवस सप्ताह है और मनाए जाने तिथि है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, अर्थ आवर डे 26 मार्च को, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मार्च को और विश्व वन्यजीव दिवस 28 फरवरी को। इसमें आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, विश्व वन्यजीव दिवस जो है यह गलत है। ठीक है, क्योंकि हर साल जो है 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, न कि 28 फरवरी को। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के दावे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 तक चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उपभोक्ता बन जाएगा? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, भारत। देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IIEA की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में इथेनॉल की खपत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और 2017 की तुलना में 21 में यह मांग 3% बढ़ गई है। और इथेनॉल जो नवीकरणीय ऊर्जा का साधन है, यह एक रंगहीन स्वच्छ तरल और गैसोलीन की तुलना में उच्च ऑक्टेन संख्या वाला गैस है और इसकी मांग में जितनी तेज़ी से वृद्धि हो रही है, इसे अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत जो है 2026 तक चीन को पीछे छोड़ते हुए दूसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उपभोक्ता बन जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रजाति को ग्रीन स्टेट का दर्जा दिया गया है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन, देखिए इसमें गुलाबी कबूतर भी है, ठीक, उसमें बोरोइंग वेदोंग भी है और सुमात्राई गैंडा भी है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 1, 2 और 3 सही है। निम्नलिखित में से किन बैंकों का हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों की श्रेणी में रखा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, HDFC बैंक और ICICI बैंक को महत्वपूर्ण बैंकों की श्रेणी में रखा गया है। हाल ही में किसके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक रिटेल डायरेक्ट RBI RD योजना का शुभारंभ किया गया है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। हाल ही में किस राज्य ने लैंड होल्डिंग की पहचान करने के लिए 16 अंकों का यूनिकोड जारी किया है? लैंड होल्डिंग की पहचान करने के लिए 16 अंकों का यूनिकोड किस राज्य द्वारा जारी किया गया है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे जारी किया गया है। हाल ही में मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, लखनऊ में। देखो, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ के सरोजनी नगर में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी गई है और यह देश के उन चुनिंदा 6 स्थापित केंद्रों में से एक होगा। नेक्स्ट देखिए, 29 मार्च 2022 को नई दिल्ली में आयोजित
तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में किस राज्य को जल संरक्षण की दिशा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए चुना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश को। देखिए, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह का आयोजन 29 मार्च 2022 को दिल्ली में किया गया था और जल संरक्षण की दिशा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो पुरस्कार है वह उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है और इसमें दूसरा पुरस्कार राजस्थान को और तीसरा तमिलनाडु को प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हिंदी साहित्य सम्मेलन की 73वें वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया है? इसका आयोजन किया गया था प्रयागराज में। ऑप्शन डी जो है वह सही है। देखिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन का 73वां वार्षिक अधिवेशन 12-13 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संपन्न हुआ और सम्मेलन में 111 वर्षों के इतिहास में सम्मेलन जो है 111 वर्षों के इतिहास में 7 बार प्रयागराज में अधिवेशन यह किया गया है और इस वर्ष 2022 से पूरे प्रयागराज में जो हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया था वह 1994 में किया गया था और अब तक टोटल कितनी बार हुआ है? 111 बार हुआ है और 7 बार प्रयागराज में हुआ है और 2022 के पहले 1994 में हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण, इसमें आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए, वर्तमान समय में डिजिटल प्रौद्योगिकी के बिना अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करना संभव नहीं है। वर्तमान में नवीन प्रौद्योगिकियों के आगमन के पश्चात डिजिटल प्रौद्योगिकी की जटिलता में वृद्धि हुई है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, देखिए, वर्तमान में कंप्यूटर तथा इंटरनेट सुविधाओं के क्षेत्र में नवीन खोजों के आगमन के पश्चात डिजिटल एवं प्रौद्योगिकी की अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करना संभव नहीं है। मतलब इसके बिना जो है किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करना संभव नहीं है। लेकिन यह दोनों एक दूसरे को जो है रिलेट करते हैं या जो है सही नहीं है। तो ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी कथन और कारण दिया गया है। सार्वजनिक सेवाओं की समयबद्ध प्राप्ति जनता को शासन की प्रक्रिया से जोड़ने में सहायक है। सिटीजन चार्टर इस शासन की पारदर्शिता और प्रतिष्ठा के साथ प्रशासकों की सत्यनिष्ठा में वृद्धि करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नीचे देखिए, भी कथन और कारण से संबंधित है। मंदी तथा अन्य आर्थिक चुनौतियों के कारण रोजगार सृजन के प्रमुख क्षेत्रों में गिरावट देखने को मिली है। महामारी काल में व्यापार, होटल निर्माण, खनन जैसे अन्य सेवाओं में तीव्र वृद्धि हुई है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। महामारी के कार्य जिसमें जो है गिरावट देखने को मिला है, न कि वृद्धि देखने को मिला है। ठीक है, तो पहला सही और दूसरा गलत। ये था लास्ट क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो कंटिन्यू आता रहेगा। ऐसे प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज आपके कराते रहेंगे हम। ठीक है, तो आप लोग जो है मेरे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।